चलें, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। आई थिंक सारे बच्चे जो है ना वो जानते ही हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फेमिलियर भी हैं मेरे से, और कुछ जो हैं वो नए भी हैं। और तो सबसे पहले जो है वो मैं अपना इंट्रोडक्शन ही करवा देता हूँ। बेसिकली मेरा नाम जो है वो सैफुर रहमान है, और मैं इस टाइम पीएचडी कर रहा हूँ नानिंग, गुआंगशी यूनिवर्सिटी नानिंग, चाइना से। तो आप लोगों का जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स, वो मुझे जो है पढ़ाने के लिए कहा गया है। तो इसी चीज़ को लेकर चलते हैं। बेसिक इसकी जितनी भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, इसमें कोई इतना बड़ा जो लॉजिकल चीज़ें आप लोगों के कोर्स के अंदर इंक्लूड नहीं है। सिंपल सिंपल चीज़ें इसकी जो है वो ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन, उसकी एप्लीकेशन और उसके जो मोड ऑफ रनिंग हैं, वो बेसिकली इस सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूडेड है। आप लोग सिंपली जो है वो स्लाइड को देखते जाओगे, या फिर कुछ अगर कोई इनकन्वीनियंस या कोई इशू आ रहा है आप लोगों को, तो आप वो डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू भी कर सकते हो। हाँ, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो यहाँ पे, वो पहले मैं डिस्कस करता जाऊँ कि हम यहाँ पे व्हाइट बोर्ड तो यूज कर नहीं पा रहे। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, समटाइम प्रेजेंटेशन के थ्रू समझ नहीं आ रही होती, तो व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो है उनका मैकेनिज्म, या फिर उनको राइट अप करके उनको जो है वो शो किया जा सकता है, जिससे इजीली वो समझ आ जाती है। लेकिन मेरी सबसे ज्यादा जो कोशिश यही होगी कि आप लोगों को प्रेजेंटेशन के थ्रू जो है वो अच्छे से अच्छे आपको समझा दिया जाए, ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। तो देखते हैं हम कि कितना जो है इसको ग्रैब कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए ये कोई इतनी बड़ी जो है वो इशू वाली इस चीज को मत समझिएगा कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक नई चीज आ रही है आप लोगों के लिए, तो जो है वो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सिंपली लें इसको, रीड करें इन पीपीटीज को, और अपने माइंड को एडजस्ट करें इसके अकॉर्डिंग। तो इजीली जो है ना वो चीजें आप जो है ना इनको एब्जॉर्ब कर लोगे। और इनका लिंक आपकी पिछली जितने भी आपने कोर्सेज फर्स्ट सेकंड या थर्ड जो सेमेस्टर आपने इनमें पढ़े हैं, इनका लिंक उन्हीं के साथ बनता है। क्योंकि हम जब बात करेंगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स की एप्लीकेशन की, तो इसका जो लिंक है वो मोलेकुलर बायोलॉजी के साथ भी होगा, सिस्टमैटिक्स के साथ भी होगा, ठीक है, एवोल्यूशन के साथ भी होगा, फिर इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजिकल जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ भी होगा। तो सबसे पहले कोई भी हमने अगर टर्मिनोलॉजी देखनी है, तो उसको हम बाय पार्ट जब देखते हैं, तो इजीली हमारे लिए वो अंडरस्टैंड हो जाती है। अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स, दो अगर इनको हम सेपरेट कर लें, तो बेसिकली ये टू सेपरेट जो है वो फील्ड भी हैं और दो वर्ड भी हैं, जिनको आपस में मर्ज करके एक फील्ड के जो है वो फील्ड में लेके आया गया, या एक ही क्राइटेरिया एक सर्कल के अंदर इनको लेके आए, जिसमें बायो डायरेक्टली रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स है, सिस्टमैटिक्स है, जेनेटिक्स है, एवोल्यूशन है, मोलेकुलर बायोलॉजी है, फिर इसी तरह से इंफॉर्मेटिक्स। बेसिकली ये कंप्यूटर की फील्ड है जिसमें हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमारे पास जितनी भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती हैं, जितने भी हमारे पास अवेलेबल डाटा होते हैं, हम उनको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद उनकी बेस पे हम थीरीज, हाइपोथेसिस थीरीज और आगे सो ऑन जो उनकी टेस्टिंग एंड टेस्टिंग करते रहते हैं, और उनसे हम जो है वो डिडक्शन या दूसरे जितने भी रिजल्ट्स हैं वो इन्फर्ट करते हैं। अब इसमें अगर हम देखें, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स बेसिकली है क्या? ये साइंस की वो फील्ड है जिसमें हम बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंसेस को, स्पेसिफिकली जो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसको हम जो है वो मर्ज करके एक सिंगल डिसिप्लिन के अंदर लेके आते हैं। बायोलॉजी के अंदर आप लोगों ने पीछे बहुत अच्छे से इन चीजों को जो है वो पढ़ा हुआ है कि बायोलॉजी के अंदर हम किन चीजों को टारगेट करते हैं। लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स में उनका जीनोम है, जीनोम में उनका क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम में उनके आगे जीन्स आ जाते हैं। अब ईच जीन आगे किन किन सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, उसमें चार मेजर जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स आ जाती हैं, जिसमें एडेनिन है, गवानीन है, थायमीन है और साइटोसिन। अब इनके जो पैटर्न्स हैं,
उनको किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं और इनकी इंफॉर्मेशन को किस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं, ये बेसिकली कंप्यूटर साइंसेज की एप्लीकेशन है इन बायोलॉजी। अब ये यहाँ पे फिर क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमने कंप्यूटर साइंस की फील्ड को बायोलॉजी के ऊपर अप्लाई कर दिया, तो इसकी सिग्निफिकेंस हमें किस तरह से मिले। कोई भी अगर रिसर्च है, कोई भी अगर चीज है हमारे पास, तो उसका हम या तो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होती है उसकी, या फिर उसकी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस होती है कि हमने अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट किया है तो उसका हमें जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं बेसिकली वो कितने सिग्निफिकेंट हैं, वो कितने एप्लीकेबल हैं एक ह्यूमन सोसाइटी के लिए, एक ह्यूमन के लिए, किसी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, उसी ट्रीटमेंट के लिए। तो इसमें हम ना सिर्फ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल बल्कि जितने भी कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटिंग मेथड्स होते हैं इनको हम यूटिलाइज करते हैं ताकि जो डीएनए अमाइनो एसिड सीक्वेंस या उसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको यूटिलाइज करेंगे थ्रू दीज मेथड्स, ताकि जितने भी हमारे पास बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं या जितने भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं हम उनको सॉल्व कर सकें या सॉर्ट आउट कर सकें। फिर उसके बाद अगर हम इसके फेसेस की बात करें तो बेसिकली ये कंबाइंड जो स्टडी है, ये कंबाइंड डिसिप्लिन है बहुत सारी साइंटिफिक फील्ड्स का। अब यहाँ पे हमारे पास जो मेजर चीज है, हमेशा इस चीज को माइंड में रखना है कि हमारा टारगेट बायोलॉजिकल डाटा है। अब बायोलॉजिकल डाटा में हमने उसको अगर चेकआउट करना है तो मैथमेटिकल फॉर्म में हमने देखना है कि हमारे पास इंडिविजुअल्स कितने थे, हमने क्या चीज इनके ऊपर अप्लाई की, जितनी भी हम इंफॉर्मेशन है वो मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर जो है वो लेते हैं। अब फिर कंप्यूटर के थ्रू हम डिफरेंट मैथडोलॉजी, डिफरेंट वे जो है वो अडॉप्ट करेंगे ताकि हम बायोलॉजी के रिलेटेड वो जो गैदर डाटा है उसके थ्रू कोई भी जो डिजीज है या कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें। अगर कोई भी डिजीज जिसकी आउटब्रेक होती है, रिसेंटली सबसे इसकी बड़ी जो हमारे पास एग्जांपल है ये कोरोना वायरस की है। अब इसी को हम अगर देख लें तो हमारे पास सिम्टम्स भी मौजूद हैं, हमारे पास नंबर ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स भी मौजूद हैं, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है। अब उसी को लेके हम कंप्यूटर के थ्रू या कंप्यूटर मेथड के थ्रू ऐसे एनालिसिस या ऐसे वेज यूज करेंगे ताकि वो हमें मेडिकली या मेडिसिन डेवलप करने में हेल्प आउट करें। तो हमारे पास ये आपको नजर आ रहे होंगे, बायोलॉजी है, मैथ है, फिजिक्स है। अब फिजिक्स में यहाँ पे बहुत सारे रूल अप्लाई होते हैं, ठीक है। इनको जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास जहां जहां पे बायोलॉजी का एरिया देख लें, सर्कल्स अगर हम ड्रा करते हैं, मेडिसिन का है, कंप्यूटर साइंसेस का है, मैथ या फिजिक्स का है, तो ये जहां पे आके एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं वहां पे हमारे पास एक नया डिसिप्लिन जो है वो डेवलप हो रहा है जिसको हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स का नाम देते हैं। अब और इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप के एल्गोरिदम्स और टेक्निक्स जो है वो कंप्यूटर साइंसेस की हम इनको यूज करते हैं जितने भी जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट। इसका काम बेसिकली बायो इन्फॉर्मेटिक्स का काम मोलेकुलर लेवल के ऊपर है। हमने इसमें जो हमारा टारगेट होंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर, उसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होंगे, फिर अमाइनो एसिड, उनको जब हम ट्रांसलेट करेंगे, अगर याद हो तो आप लोगों ने सेंट्रल डॉगमा थ्योरी पढ़ी होगी। अब सेंट्रल डॉगमा थ्योरी के अंदर क्या है कि डीएनए को ट्रांसलेट किया जाता है इनटू मैसेंजर आरएनए और उसको आगे फिर डेवलप किया जाता है इन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन अ स्पेसिफिक फॉर्म, जिसको हम प्रोटीन का नाम देते हैं। अब तो यहीं पे हमें कि वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या थे, ट्रांसलेट करके हमारे पास सीक्वेंस क्या आया, और फिर उसके बाद जो एंड रिजल्ट है, एंड जो हमारे पास प्रोडक्ट है प्रोटीन, वो किस फॉर्म में डेवलप हुई है। यहाँ पे हम उनकी नेचर भी देखेंगे न्यूक्लियोटाइड की, वेदर के वो एडेनिन है, साइटोसिन है, कवानिन है, थायमिन है,
या फिर हमारे पास 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, उनको भी हम चेक करेंगे। फिर जब वो एक स्पेसिफिक फॉर्म में आते हैं तो वेदर उनके अंदर जो बॉन्ड डेवलप हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, आयनिक बॉन्ड डेवलप हो रहा है, कोवलेंट बॉन्ड डेवलप हो रहा है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस डेवलप हो रहे हैं। तो ये तमाम की तमाम जो चीजें हैं बेसिकली ये सारी की सारी इंटर रिलेटेड चीजें हैं जो कि इंटीग्रेट होके हमारे पास एक स्पेसिफिक फील्ड बायोइन्फॉर्मेटिक्स की फॉर्म में डेवलप होती है। उसके बाद यहाँ पे जो सर्कल्स हैं उनमें स्पेस भी मौजूद है और क्लियरली जो है वो जहां पे ओवरलैप हो रहा है एरिया, चारों के चारों सर्कल जहां पे ओवरलैप कर रहे हैं वो एरिया शो कर रहा है। बेसिकली ये क्या है, हमारे पास से बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जब हम अप्लाई करते हैं ताकि हम मैनेज कर सकें और एनालाइज कर सकें बायोलॉजिकल डाटा को, और फिर हम उसको स्टोर भी करते हैं और एनालाइज करते हैं टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस, जिसमें बायोइन्फॉर्मेटिशियन जो करते हैं बेसिकली टूल्स डेवलप करते हैं, और वो टूल्स डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की फॉर्म में हो सकते हैं। आगे चल के हम देखेंगे भी कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ताकि हम किसी भी डिजीज को सॉर्ट आउट कर सकें, अब वो पॉइंट म्यूटेशन की फॉर्म में हो, क्रोमोसोमल अब्रेशन की फॉर्म में हो, या फिर वो किसी भी इंफेक्शन के थ्रू डेवलप हो रही हो। अब बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है वो बेसिकली ट्राई क्या करती है ताकि डिटरमिन करे कि कौन सी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बेसिकली इंपॉर्टेंट है। मिलियंस टाइप ऑफ जो है वो हमारे पास जीन्स मौजूद होते हैं हमारे डीएनए के अंदर। अब उसके अगर लेंथ इनको क्रोमोसोम को हम देखें डीएनए को तो वो ह्यूज जो है वो नंबर या ह्यूज या मैसिव जो है वो हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाती है डीएनए के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। लेकिन उनमें से हमने फाइंड करना है कि हमारे रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सी चीज है, कौन सा जीन है जो हमें रिक्वायर्ड है। अब फिर उसमें अब जीन्स की जो नंबर है वो तो मिलियंस के अंदर मौजूद है, लेकिन जब वो ट्रांसलेट होके एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोटीन की फॉर्म में आते हैं तो वो लिमिटेड फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। तो हमें देखना है कि हमारा इंटरेस्टेड जीन कौन सा है। तो बेसिकली बायोइन्फॉर्मेटिक्स उसी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ इंटरेस्ट ऑफ जीन को डिटरमिन करते हैं जो कि बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंट भी है, जो किसी स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन जो कि ना सिर्फ ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर माइट भी पॉसिबल कि वो रेगुलेटरी प्रोटीन के तौर पे फंक्शन कर रही है, या फिर वो किसी ना किसी फंक्शन को कंट्रोलिंग के तौर पे काम कर रही है, किसी चीज के लिए इंपॉर्टेंट है ताकि नेक्स्ट कोई फंक्शन जो है वो हो सके। आगे अगर हम देखते हैं तो कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी ओवरलैप करके बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अब ये बात है कि ये इंटरेस्टिंग क्यों है, इस फील्ड के डेवलप करने की जो नौबत है वो क्यों आ रही है। बेसिकली हमारे पास जितने भी सबसे पहले कि जितने भी हमारे पास प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, अगर बायोलॉजिकली हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हमें जो है वो बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। कोई एक डिजीज ले लें, उसको हमने लेके चलना है, पहले उसके ऊपर हाइपोथेसिस बनाएं, एक्सपेरिमेंट करें, फिर हमारे पास रिजल्ट आते हैं। तो जो कंप्यूटर साइंसेज है वो विद इन फ्यू टाइम स्केल बहुत ही शॉर्ट जो है वो टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो चीजें हमें दे देती है या रिजल्ट डेवलप कर देती है। और फिर दूसरी इसकी चीज ये है कि जितना भी मैसिव क्वांटिटीज के अंदर जो डाटा होता है, पहले अगर हम देखें तो हम टू द पॉइंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और हमारे पास बहुत ही नैरो पाथ होता है कि हमने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर ये हमारा टारगेट है तो हमने इसी को ही फोकस करना है। लेकिन कंप्यूटर साइंसेस क्या करती है कि हमें एक ह्यूज या फिर एक वास्ट टाइप का जो है वो डाटा सेट उसको एनालाइज करने में हेल्प कर देती है। उसके बाद जो है वो एफिशिएंट सॉल्यूशंस भी हमें मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें उस शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर जो है वो बेस्ट से बेस्ट जो है वो रिवार्ड या बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। अब विद इन फ्यू ईयर्स अगर हम इसी एग्जाम्पल को जो पहले मैंने
गई थी कोरोना वायरस में। 2002 के अंदर सबसे पहली आउटब्रेक हुई है सार्स कोरोना वायरस की, लेकिन उसकी सीक्वेंसिंग और उसके ऊपर प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए 1 to 2 years लगे। लेकिन अब जब दूसरी आउटब्रेक हो रही है विद द इन्वेंशन ऑफ दिस फील्ड and with the use of these massive type of software within 1 to 2 months, ना सिर्फ उसका जेनेटिक मेकअप जो है वो डिस्क्लोज हो गया, बल्कि उसके अंदर मौजूद वेरिएशंस और उसके अकॉर्डिंग उसकी अपनी प्रीवियस स्ट्रेन्स के साथ सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी और उसके अगेंस्ट किस तरह से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। उसकी वैक्सीन नहीं है, लेकिन उसको प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर किस तरह से हम लेके उसको कंट्रोल किया जा सकता है, वो हमें विद इन अ मंथ जो है वो सारा कुछ पता चल गया। तो बेसिकली ये क्या है, शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत ही रनिंग टाइप की एक जो है वो फील्ड हमें मिल गई है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन में हमें बहुत जल्दी रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड कर देती। उसके बाद अगर हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स को देखें तो हमें इसकी हिस्ट्री और स्कोप के बारे में पता होना चाहिए कि भाई बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसका स्कोप क्या और इसकी हिस्ट्री कैसे स्टार्ट होती है। अब इसमें हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें वही चार्ल्स डार्विन जो है उसी की जो थ्योरी है, जो उसने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के नाम से दी थी, कि ओवर द टाइम पीरियड ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए अपने आप को उसी इन्वायरमेंट के अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं, जो अडॉप्टेशन को अलाउ करते हैं। अब ये चीजें क्यों आएंगी? बेसिकली दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो इस चीज पे बिलीव करते हैं। पहला स्कूल ऑफ थॉट जो है वो ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन या ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज विद एवोल्यूशन, जिसको हम बात करते हैं कि चार्ल्स डार्विन जो है इसके स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं कि नई स्पीशीज पहले से मौजूद जो स्पीशीज हैं उनसे अराइज हुई हैं। लेकिन दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, कि जो चीज खुदा ने या अल्लाह ताला ने जिस तरह से पैदा की है वो सेम उसी तरह से पहले भी मौजूद थी, आज भी मौजूद है। अब जो एवोल्यूशनिस्ट हैं वो ये बात करते हैं कि इनके अंदर जो जेनेटिक मेकअप है, वो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हम उनको उठा के देख लें, उनमें वही हमारे पास 4 की 4 न्यूक्लियोटाइड्स आ रही हैं, वही हमारे पास मेजरली 20 अमाइनो एसिड यूज हो रहे हैं, कमोबेश उसी टाइप की जो है वो प्रोटीन्स डेवलप होती हैं। हम उनकी स्ट्रक्चर्स और फंक्शन जब वेरी करते हैं तो वो एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जो उनकी बेसिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं वो 4 ही हैं। अब जब इन चीजों को देखते हैं तो फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं, तो फिर जो फ्रेडरिक मिशर है वो व्हाइट ब्लड सेल से सबसे पहले डीएनए आइसोलेट करता है। लिनस पॉलिंग जो है और कोरे जो है वो बेसिकली स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट की। ये प्रोटीन्स की भी हैं और इसी तरह से ये डीएनए के अंदर भी डिफरेंट टाइप के जो सर्कुलर फॉर्म के अंदर इनकी शीट्स डेवलप होती हैं। फिर इस तरह से वाटसन और क्रिक जो है वो डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज करते हैं डीएनए का, जो कि एक्सरे बेस्ड होता है। और वो किसने दिया था? सबसे पहले फ्रैंकलिन और विल्किंस ने दिया। फिर इसी तरह से फर्स्ट प्रोटीन जो कि बोवाइन इंसुलिन, कैटल जिसे हम नाम देते हैं, कैटल की जो इंसुलिन है वो एफ सेंगर ने, जिसकी बेस पे जो हमारे आज भी एक सीक्वेंसिंग टेक्निक यूज होती है, सेंगर सीक्वेंसिंग। दो टाइप की जो है वो सीक्वेंसिंग टेक्निक्स अभी यूज हो रही हैं, ताकि हमारे पास अगर कोई भी जीनोम है, होल जीनोम है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, व्हाटएवर जो भी है, तो उसको हम 2 डिफरेंट टेक्निक से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं वो कौन कौन से हैं। उसमें एक सिंगल सीक्वेंसिंग और दूसरी नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग आ जाती। अब इसी तरह से 1958 में फिर यूएस ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी स्टार्ट की। अब इनका काम क्या था कि जितना भी डीएनए मटेरियल है उनको डिस्क्लोज करके उसके ऊपर जो है वो वर्किंग करके उनके जो स्पेसिफिक जीन्स हैं
जो यूटिलाइज हो सकते हैं डिजीज के अगेंस्ट या दूसरे किसी भी डिजीज, किसी दूसरी आउटब्रेक के अगेंस्ट, तो उनको जो है वो स्पेसिफाई किया जा सके। फिर इसी तरह से ब्रुक हेवन ने प्रोटीन डेटा बैंक पीडीबी जो है वो अनाउंस किया 1973 के अंदर। फिर 1987 में पर्ल प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन रिपोर्ट लैंग्वेज जो है वो लेरे वाल ने वो जो रिलीज की थी। फिर इसी तरह से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इसकी जो लाइब्रेरी है बेसिकली वहां पे एनसीबीआई इसकी फाउंडेशन की गई, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। बेसिकली ये वो सेंटर है जहां पे जितने भी, अगर कोई भी रिसर्चर वर्क करता है, वो कोई डीएनए, नए डीएनए सीक्वेंस जो है वो फाइंड आउट करते हैं, या पहले से मौजूद जो सीक्वेंस हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया लेकिन उनका सीक्वेंस पहले ही मौजूद सीक्वेंस के साथ मैच कर रहा है, तो ये बेसिकली वहां पे इस सेंटर के अंदर डिपॉजिट करवा देते हैं। क्योंकि कल को अगर कोई, और ये चीज यहाँ पे याद रखना है, अब जितने भी रिसर्चर्स हैं जेनेटिक्स के ऊपर वर्क करने वाले हैं, उनको अपनी फील्ड का, जेनेटिक्स का, कि ये सीक्वेंस इस तरह से है, इसमें इतने एक्सॉन्स हैं, कोडिंग रीजन्स हैं, इतने इंट्रॉन्स हैं, नॉन कोडिंग रीजन्स हैं, ये यहाँ से इसकी लेंथ इतनी है, ये उनको मौजूद है, पता है उनको, ये चीजें उनको अवेयर होती हैं। अब वो फंक्शन किस तरह से करते हैं, उनके पाथवेज किस तरह से हैं, बेसिकली वो इस चीज से अननोन होते हैं। तो अब जो बायो इन्फॉर्मेटिशियंस हैं वो क्या करते हैं, उस डेटा को फेच आउट करते हैं, वहां से स्पेसिफिक जीन ले लिया, उसको डिफरेंट स्पीशीज के अंदर पूरी की पूरी लिनिएज को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे ये चीज है कि लाइफ एज अ ट्री जो है इसका कंसेप्ट मौजूद है कि हमें एक स्टेम मिला है, स्टेम में आगे डिफरेंट ब्रांचेस हैं, एक साइड पे हमारे पास बैक्टीरिया आ गए, फंजाई आ गए, एल्गी आ गए, एक साइड पे हमारे पास मैमल्स आ गए, फिर जो है वो दूसरे जितने भी हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज, एम्फीबियंस आ गए, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये आ गए, हमारे पास प्लांट्स आ गए। तो बेसिकली वो कहते हैं कि एक ट्री के फॉर्म में जो है हमारे पास लाइफ की हिस्ट्री मौजूद है। अब हम एक स्पेसिफिक जीन को टारगेट करते हैं, इस सेंटर में से हम उस इंफॉर्मेशन को फैच आउट करते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट एनालिसिस करते हैं, फिर ये बताते हैं कि इस जीन के पाथवेज कौन कौन से हैं, कि वो किस तरह से यूज होता है किसी भी मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए, या फिर वो जीन विद द पैसेज ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनिस्ट फ्रॉम वन टू अनदर स्पीशीज किस तरह से इवॉल्व हुआ है। फिर जो सबसे बड़ा मेगा जो प्रोजेक्ट था वो 1990 में लॉन्च किया गया, जिसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। फिर ब्लास्ट प्रोग्राम्स, ब्लास्ट बेसिकली क्या है, सर्चिंग प्रोग्राम्स आ जाते हैं, हमारे पास सीक्वेंस है तो हम उसको ब्लास्ट करते हैं न्यूक्लियोटाइड की बेस पे भी, अमीनो एसिड की बेस पे भी, ताकि हमें उसके रेलिवेंट, हमारे सीक्वेंस के रेलिवेंट जितने भी सीक्वेंस है वो हमें मिल जाए। कैरलिन और एसएफ अल्शियल ने जो है ये ब्लास्ट प्रोग्राम डेवलप किया। टिम बर्नर्ड ली, जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, इसने वर्ल्ड वाइड वेब इन 1990 www जो हम यूज करते हैं ब्राउजर के अंदर भी, वो डेवलप की। फिर इसी तरह से 1992 में इंस्टीट्यूट फॉर जीनोमिक रिसर्च एसोसिएटेड विद प्लान्स टू एक्सप्लॉइट सीक्वेंसिंग, कि हम जितने भी सीक्वेंस मौजूद हैं उनको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। बेसिकली इस इंस्टीट्यूट ने डिफरेंट प्लान जो है वो डेवलप करवाए स्पेसिफिकली एट अ कमर्शियल लेवल। अब कमर्शियल लेवल के ऊपर हम अगर देखते हैं तो हमारे पास ड्रग्स की फॉर्म में, फार्मास्यूटिकल की फॉर्म में सबसे बड़ी इंडस्ट्री एट अ कमर्शियल लेवल मौजूद है। तो इन्होंने उसी सीक्वेंस डाटा को प्लानिंग के थ्रू कि किस तरह से यूटिलाइज करेंगे फॉर कमर्शियल यूज थ्रू जीन आइडेंटिफिकेशन एंड ड्रग डिस्कवरी। इसी तरह से 2001 में जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करके उन्होंने पब्लिश किया, जिसमें ह्यूमन के अंदर 3000 मिलियन बेस पेयर्स जो है वो पब्लिश हुई।
और ये चीज याद रखना यहाँ पे कि वो ह्यूमन एक सिंगल ह्यूमन का नहीं था, वो डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट जो लेबोरेटरीज हैं। अब एक लेबोरेटरी है वो अमेरिका में काम कर रही है, एक जो है वो न्यूजीलैंड में काम कर रही है, पाकिस्तान में कर रही है, एक कहीं और पे। अब इनके पास, किसी के पास आईज के सेल का है, किसी के पास नोज के सेल का सीक्वेंस मौजूद है, किसी के पास हार्ट के मसल का है, किसी के पास जो है वो लंग्स का है, किसी के पास स्प्लीन, सेम इस तरह से डिफरेंट रीजन के अंदर अब उन्होंने कंपाइल करके, और ये भी वेरिएबिलिटी मौजूद है कि ह्यूमन जीनोम के अंदर 0.1% वेरिएशन मौजूद होती है, और उसी वेरिएशन की वजह से हमारी जो जितने भी हैं, हमारी लुक जो है वो एक से दूसरे की डिफरेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ दैट 0.1 डिफरेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड और जीनोम डिफरेंसेस की वजह से। इसके बाद जो फ्यूचर गोल्स आ जाते हैं, जो मालिकुलर बायोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च ने डेवलप किए थे, अब 2010 के अंदर इन्होंने जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए थे, उनमें जितने भी जीन्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग है एट सेलुलर लेवल, सेलुलर मैकेनिज्म के अंदर। अ सेल दैट हैव ऑल टाइप ऑफ जीन्स इन इट्स डीएनए, दैट इज द कंट्रोलिंग पावर। अब उनको जो है इन्होंने इनके फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने की जो है वो कोशिश की है, जिसमें उन्होंने अरबडोप्सिस थलियाना, जो कि प्लांट प्लांट है, स्मॉल सा प्लांट है जो यूज किया जाता है लेबोरेटरीज के अंदर क्रोमोसोमल लेवल की स्टडीज के ऊपर और जीन्स के लेवल की स्टडी के ऊपर, और उसका जो है इन्होंने जितने भी सेलुलर लेवल के ऊपर जीन्स हैं उनके फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने का जो है वो डेवलप किया था प्रोजेक्ट, वो जो है उसकी कंप्लीशन हुई है। फिर इसी तरह से अब जो मेगा प्रोजेक्ट है वो बेसिकली 2050 के अंदर है, टू कंप्लीट द फर्स्ट कंप्यूटेशनल मॉडल ऑफ अ कंप्लीट सेल और मे बी इवन ऑलरेडी अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म या सिंगल सेल की कंप्लीट जितनी भी है कंप्यूटेशनल मॉडल जो है वो डेवलप किया जा सके। वर्ल्ड के अंदर 3D मॉडल वो ह्यूमन ऑर्गन्स के, फिर इसी तरह से ताकि डिजीज के अगेंस्ट उसको रेजिस्टेंट किया जा सके या ट्रांसप्लांटेशन की जा सके, इनके ऊपर वर्किंग जो है वो हो रही है। अब फिर इसी तरह से हमें ये चीज भी देखनी है कि जो हमारे पास अभी तक का बायो इन्फॉर्मेटिक्स की जो कोर है बेसिकली वो है क्या। तो हमारे पास फर्स्ट लेवल में जो हमें देखना है कि वो रिलेशनशिप क्या है हमारे पास। यहाँ पे हम अगर देखें तो हमारे पास फर्स्ट जो है वो होगा सीक्वेंस। यहाँ पे एक चीज जो है वो ऐड करना मैं भूल गया, वो ये था कि आरएनए डीएनए से आरएनए वही सेंट्रल डॉग्मा थ्योरी, वो आगे खैर इंक्लूडेड है तो वो देख लेते हैं वहीं पे भी। यहाँ पे हम सिर्फ ये इस चीज को चेकआउट कर लें कि हमारे पास पहले नंबर पे सीक्वेंस मौजूद है। सीक्वेंस एक स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर आता है तो वो हमारे पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर डेवलप कर देता है। अब वही स्ट्रक्चर एक प्रोटीन की फॉर्म में, वेल अवेयर, प्रोटीन जितने भी एंजाइम्स है वो प्रोटीन इन नेचर है। अब अगर मेटाबॉलिक कम्प्लेक्स जो है वो देखें, हम कार्बोहाइड्रेट्स का देख लें, प्रोटीन का देख लें, लिपिड्स का देख लें, तो वहां पे हमें जो है वो प्रोटीन्स मिलेंगी इन फॉर्म ऑफ एंजाइम, जो कि यूटिलाइज होती हैं ताकि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक पाथवेज हैं या दूसरे जितने भी जेनेटिक रेगुलेटरी पाथवेज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ये एंजाइम्स मौजूद होती हैं। अब ये पहले नंबर पे सीक्वेंस, फिर उसकी स्ट्रक्चर, फिर उसका आगे फंक्शन है। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर इनके सीक्वेंस के अंदर कोई चेंज आएगा उसकी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगी, उसके अंदर डिस्ट्रप्शन आएगी, डिस्टर्ब होगी, और डिस्टर्ब स्ट्रक्चर जो है वो कभी भी प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। मींस अगर एंजाइम के अंदर एक फॉल्ट आ रहा है तो हमें वो फॉल्ट मोलेकुलर लेवल के ऊपर जाके देखना चाहिए, और मोलेकुलर लेवल के ऊपर जो स्टडी चल रही है उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं थ्रू बायो इन्फॉर्मेटिक्स, थ्रू बायो इन्फॉर्मेटिक टूल। फिर हमारे पास अगर हम देखें प्रॉपर्टीज एंड एवोल्यूशन ऑफ जीन,
जीनोम प्रोटीन मेटाबॉलिक पाथवेज इन सेल। अब इस नॉलेज को हम यूज करते हैं बेसिकली प्रिडिक्ट करने के लिए, मॉडलिंग और डिजाइनिंग के लिए किसी भी प्रोटीन को, और आगे उसके जहां पे उसने फंक्शन परफॉर्म करना होता है उस एरिया को या उस पाथवे को। ये हमारे पास आ जाती है कि जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का ट्रेयर है, हॉलीवेल बेसिकली क्या है, ट्रेयर है, खजाना है। तो अब हमारे पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मौजूद है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आ गए जो कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं जो आगे चल के स्पेसिफिक प्रोटीन के अंदर डेवलप हो रहे हैं, और जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं बेसिकली ये हमारे पास जीन्स डेवलप करते हैं। और अभी तक जितना भी हमारे पास डेटाबेस है, मोर देन 500,000 जीन्स जो हैं वो अभी तक टू डेट सीक्वेंस हो चुके हैं। और अब अभी तक जो हमारे पास एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूनिक प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं वो राउंड अबाउट 700 to 1500 जो है वो मौजूद हैं। फिर इसी तरह से अब जो एरिया है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, उसको हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बेसिकली इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं। सबसे पहले हमारे पास जीनोमिक्स है, कि हमने जो जीनोमिक फीचर है उसको हमने प्रिडिक्ट करना है। फिर इसी तरह से जो डाटा सीक्वेंस है, या जितना भी हमारे पास सीक्वेंस फॉर्म के अंदर डाटा मौजूद है उसको हमने एनालाइज करना होता है। अब उन्हीं जीनोमिक्स और उन्हीं सीक्वेंस डाटा या जीन्स की बेस के ऊपर हमने प्रोटियोमिक्स मींस जो प्रोटीन्स हैं उनकी हमने 3D स्ट्रक्चर जो है ना उनकी मॉडलिंग करनी, और उसी की बेस पे हमने उनकी ड्रग डिजाइनिंग करनी है। क्योंकि कोई भी पैथोजन या कोई भी अगर इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर, तो उसके अगेंस्ट मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी एंटीबॉडीज अगर देखते हैं, या एंटीबायोटिक्स या एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, वो क्या है हमारे पास प्रोटीन्स की फॉर्म में होती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो हमारे पास यही प्रोटीन्स जाके उस रिएक्शन को स्लो डाउन करती हैं, या उस इन्फेक्शन को जो है वो हील अप करती हैं, पैथोजन को जो है वो किल करती हैं। इसलिए जितनी भी हमारे पास जेनेटिक मेकअप अवेलेबल होगा, सीक्वेंस डाटा अवेलेबल होगा, उसकी बेस पे हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं, तो इवेंचुअली हमें ड्रग की डिजाइनिंग में हेल्प आउट करेंगी। फिर इसी तरह से सिस्टम बायोलॉजी के अंदर अगर हम देखें, जीन सेट की इनरिचमेंट है और पाथवेज एनालिसिस है। सर यहाँ जी जी सर जी एक सेशन एंड होने वाला है, 1 मिनट रह गया है, तो अभी मैं रिकनेक्ट कर देता हूँ दोबारा। तो नहीं अभी एंड हो गया या बस होने लगा कंटिन्यू सर। करना? सर ये चलें आप मुझे बता दे। अभी सर ज्वाइन कर लीजिएगा 1 मिनट बाद। नहीं अभी सेशन एंड कर लें, फिर मैं कर लेता हूँ दोबारा, 5-10 मिनट तक कर लेते हैं दोबारा। चलें सर 10 मिनट तक कर लीजिएगा। चलें ठीक है। आप मैं 6 मिनट तक मैक्सिमम जो है ना वो आपके यहाँ पहले 44 हो गया ना? जी सर नहीं 44 हो गए। तो ठीक है जी, ठीक है, मैं 12:50 पे मैं ज्वाइन करता हूँ। ठीक है सर, ठीक। ओके।